एपिगैस्ट्रियम हो रहा है तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स, उन्हीं ऑर्गन्स या उन्हीं विसरस में पेन होगा ना जो कि एपिगैस्ट्रियम के नीचे पाए जाते हैं। इट मेक्स सेंस। अगर किसी पेशेंट को राइट इलिक फोसा में पेन हो रहा है तो आपने याद रखना है भाई उन्हीं स्ट्रक्चर्स का पेन हो सकता है जो कि राइट इलिक फोसा के नीचे पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम डिफरेंशियल देखने जा रहे हैं। तो याद रखिए जब आपसे किसी भी क्वाड्रेंट के मुतल्लिक पेन की बात की जाएगी तो पेन इन क्वाड्रेंट्स के नीचे जितने स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उन्हीं से आपके पास ओरिजिनेट होकर सामने आ रहा होगा। तो बहरहाल जनाब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। आज तो हमने सिर्फ ओवरव्यू लेना है एक्यूट एब्डोमेन का। जितने डिफरेंशियल्स हम लिखेंगे एक्यूट एब्डोमेन के आने वाले 1-2 हफ्तों में वो सारे 1 बाय 1 बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द वेरियस डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट लेकर आएगा पेन एपिगैस्ट्रियम के साथ। अब जनाब मैंने आपको बताया कि अच्छा सर्जन वो है जिसे पता हो कि मेडिकल एब्डोमेन है। अब पेशेंट आपके पास पेन एपिगैस्ट्रियम के साथ आया है तो बजाय इसके कि पहले आप सर्जिकल कॉजेज सोचो, पहले आप मेडिकल कॉजेज को यहाँ पर सोचोगे ताकि वो रूल आउट हो जाए। उसके बाद आप सर्जिकल कॉजेज को यहाँ पर देख सकते हो। अब ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, एनाटमी वगैरह भी साथ साथ आगे चल के टच करते रहेंगे। इस रीजन में आपको पता है मेनली हमारे पास क्या पाया जाता है, स्टमक। स्टमक के अलावा स्टमक के पीछे चीफ एब्डोमिनल ग्लैंड होता है विच इज़ पैनक्रियास, ठीक है। सो आपके पास मेनली यहाँ पर 1-2 ही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अभी बात हुई कि सबसे पहले स्पेशली एपिगैस्ट्रिक पेन हो तो पहला डिफरेंशियल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो सर्जिकल नहीं होना चाहिए। उसमें अभी बात हुई, देख लीजिए कि कहीं ये केस आपके पास किसका ना हो, इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का, ठीक है। सो याद रखिए उर्फ़ आम में जो लेमैन टर्म में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी इमरजेंसी में जो है ना बाहर पर्ची बनाने वाले बैठे हुए होते हैं कि जी मरीज़ मेडिसिन में जाएगा या सर्जरी में जाएगा। वो लेमैन से होते हैं। उनको डॉक्टर ये समझाते हैं कि मरीज़ अगर आए ना और अम्बलाइकस से ऊपर पेन हो तो मेडिकल इमरजेंसी में भेजना, अम्बलाइकस से नीचे पेन हो तो सर्जिकल इमरजेंसी में भेजना। तो अम्बलाइकस से ऊपर ज़्यादातर पेन जो हैं वो थोड़े से मेडिकल होते हैं, जिनमें स्पेशली आपने याद रखना है कि अगर एपिगैस्ट्रिक पेन है तो ऑलवेज गेट ईसीजी, क्योंकि एक चांस किसका हो सकता है, इंफीरियर वॉल एमआई का, ठीक है। फिर आपने याद रखना है ऑब्वियसली स्टमक हमारे पास है तो वी कैन हैव गैस्ट्राइटिस, ठीक है। गैस्ट्राइटिस के अलावा पेशेंट कैन हैव गैस्ट्रिक अल्सर। सो आसान से डिफरेंशियल हैं और अगर आपने कोई भी क्लिनिकल सब्जेक्ट अच्छा तैयार करना है तो आपके डिफरेंशियल पक्के होने चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास चीफ एब्डोमिनल ग्लैंड, पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन, ठीक है, पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का। सो पैनक्रियास आपके पास इन्फ्लेम हो तो वो भी एपिगैस्ट्रिक पेन कर सकता है। और फिर स्टमक के साथ कनेक्ट हो रही होती है एक मस्कुलर ट्यूब जो कि फेलिक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रही होती है, इसोफेगस। तो हमारे पास खुदा न खास्ता बाज़-औक़ात एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जब एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस क्या हो जाता है, रप्चर। तो वी कैन हैव परफोरेटेड इसोफेगस। बस ये 4-5 डिफरेंशियल हैं। नीयत अच्छी है तो अभी याद हो जाएंगे। पेशेंट आपके पास पेन एपिगैस्ट्रियम के साथ आया है तो कौन से 4-5 डिफरेंशियल सोचे जा सकते हैं। उसमें आप इंफीरियर वॉल एमआई को सबसे पहले सोचोगे। इसके अलावा यू कैन हैव गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। नो डाउट ये सर्जरी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रेयर है हमारे पास परफोरेटेड इसोफेगस। परफोरेटेड इसोफेगस या इसोफेजियल परफोरेशन, इसके मुतालिक चंद एक लाइन्स लिख लीजिए। इसको उर्फ़े आम में बोर हीव सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है। जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो तो हम साथ साथ ही आज डिस्कस कर लेंगे। सो पैनक्रेटाइटिस वगैरह को, अपेंडिसाइटिस वगैरह को हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है।
बोरहीव सिंड्रोम आपने याद रखना है, ये क्लिनिकली देखा जाता है ओल्ड एज में, ठीक है। सो इसोफेगस का परफोरेशन यंग एज में बहुत रेयर है। ओल्ड एज में चूंकि डीजनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं तमाम स्ट्रक्चर्स में, तो इसोफेगस भी, उसकी वॉल के अंदर भी इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं रहती, ठीक है। सो 65 से ऊपर आपके पास जो है वो लोगों में होगा। फिर याद रखिए इसोफेजियल परफोरेशन के लिए जो आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज रिपीटेड राइज इन इंट्रा इसोफेजियल प्रेशर। रिपीटेड राइज चाहिए आपको किस में? इंट्रा इसोफेजियल प्रेशर में। अब ये जो रिपीटेड राइज है इंट्रा इसोफेजियल प्रेशर में, ठीक है, वो होता है उन लोगों में जिनमें बार बार क्या हो रही होती है? वॉमिटिंग, ठीक है। भाई बार बार आप जब वॉमिट करोगे, गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में आएगा तो इंट्रा इसोफेजियल प्रेशर तो बढ़ेगा। अब ये जो रिपीटेड वॉमिटिंग है, ठीक है, ये ज़्यादा कॉमनली आपको मिलती है किन में? अल्कोहलिक्स में, जो पीपल आके बार बार वॉमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अमूमन जब भी बोरहीव सिंड्रोम का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि जी एक ओल्ड एज अल्कोहलिक है जो कि आपके पास आया। अब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें आपके पास पेशेंट आएगा स्वेयर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, और साथ में बस इसोफेगस रप्चर होने की देर होगी, ब्लड इन वॉमिटस साथ में टका के इस पेशेंट में ब्लड इन वॉमिटस होगा, और इसको आप जो है वो नाम देते हो एज हेमाटोमेसिस, ठीक है। सो हेमाटोमेसिस HAEMATEMESIS, ठीक है। सो हेमाटोमेसिस इज ब्लड इन वॉमिटस। स्वेयर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, प्रोफ्यूज हेमाटोमेसिस होगी। जब आप इस पेशेंट को एग्जामिन करोगे तो नॉन स्टॉप ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट टैकीकार्डिक होगा, हाइपोटेंसिव होगा। इस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो? पेशेंट विल बी इन शॉक, ठीक है। पेशेंट आपको कोलैप्स स्टेट में मिलेगा, और साथ में आपके पास होगा क्रेपिटस इन स्किन ऑफ चेस्ट एंड नेक। बाय द एंड ऑफ द डे एग्जाम में तो केस ही आना है, तो केस सिनेरियो लिखते हैं परफोरेटेड इसोफेगस और आपके पास बोरहीव सिंड्रोम का। लिखिए, a 65-year-old alcoholic, अब उन्होंने ओल्ड एज अल्कोहलिक बता दिया है तो समझ जाएंगे पीपल आके इसमें क्या हो रही होंगी? रिपीटेड वॉमिटिंग। लाजमी नहीं है कि वो रिपीटेड वॉमिटिंग्स का जिक्र करें। देखिए, a 65-year-old alcoholic has presented with severe epigastric pain and non-stop hematemesis On examination, OE stand for ऑन एग्जामिनेशन। जब मरीज़ आएगा तो ऑब्वियसली आप एग्जामिन करोगे। सो ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट इज कोलैप्स्ड, भाई नॉन स्टॉप ब्लीड कर रहा है तो कोलैप्स्ड ही होगा। हैविंग टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, with crepitus in skin of neck and chest। क्रेपिटस मीन जब आप स्किन को प्रेस करोगे तो क्रैकलिंग साउंड आपको मिलेगी, ठीक है। सो आपने याद रखना है ये जो क्रेपिटस इन स्किन ऑफ नेक एंड चेस्ट है ना, इसको बोलते हैं सब कुटेनियस एम्फाइसीमा। सब कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है।
सो केस आपके सामने है। 65-year-old alcoholic has presented with pain epigastrium, non-stop hematemesis. On examination, he is collapsed, having tachycardia, hypotension, with crepitus in skin of chest and neck. ये जो क्रेपिटस है इन स्किन ऑफ नेक और चेस्ट, परेशान हो कि मेरी शक्ल ना देखो, आसान सी बात है, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। आम रूटीन में इस वक्त जितनी एयर आपके अंदर जा रही है नाक और मुंह से, या तो वो एयरवेज से लंग में चली जाती है या वो आपके पास इसोफेगस से गट में या स्टमक में चली जाती है। खुदा न खास्ता अगर इसोफेगस रप्चर हो जाए तो जो एयर आपके अंदर जा रही है, इसोफेगस रप्चर होने की वजह से वो फैल जाएगी। वो एयर जाकर फैल जाएगी नेक में और चेस्ट में और स्किन में अकोमोलेट हो जाएगी। सो सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा दैट इज ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एयर इन द स्किन ऑफ नेक एंड चेस्ट दैट हैपन्स ड्यू टू परफोरेशन ऑफ। अब कोई भी केस देखकर या तो वो आपसे डायग्नोसिस मांग लेंगे या आपसे इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रीटमेंट, ठीक है। सो अब आपने याद रखना है, अगर वो आपसे इन्वेस्टिगेशन मांग लेंगे हाउ टू इन्वेस्टिगेट इसोफेजियल परफोरेशन, तो आपने याद रखना है कि इसके लिए आपने बताना है आई विल गो फॉर सीटी। तो याद रखिए जब भी कोई ल्यूमन रप्चर होगा तो आपको एक क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है। क्रॉस सेक्शन कौन सी इन्वेस्टिगेशन देती है? सीटी। तो आपने याद रखना है सीटी, नेक, चेस्ट और एब्डोमेन। इसोफेगस की हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपके पास जो है वो इसोफेजियल पार्ट भी होता है, थोरेसिक पार्ट भी होता है और एब्डोमिनल पार्ट भी होता है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है, जब भी कोई पेशेंट आपके पास शॉक में आएगा, सबसे पहला काम तो होता है मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? रेससिटेशन। चंद दिनों में आगे चल के डिटेल में रेससिटेशन पे बात करेंगे। पहले तो इस पेशेंट में आपने ABC सिक्योर करना है। अब ये जो अपर GID ब्लीड है, हेमाटेमेसिस, आप लोगों ने अगर इंटर्नशिप या हाउस जॉब की हुई है तो आपको पता है ये पेशेंट अपर GI ब्लीड वाले ज़्यादातर कहाँ पर आते हैं? मेडिकल इमरजेंसीज में, ठीक है। तो आपने याद रखना है हेमाटेमेसिस के साथ ये पेशेंट तो आएगा, लेकिन परफोरेटेड इसोफेगस फिजिशियन का काम नहीं है। आपने जो है वो फ़ौरन बुलाना है किसको? सर्जन को। तो अर्जेंट कॉल टू थोरेसिक सर्जन इज़ द राइट आंसर। सो इतने पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। आज हमने बात स्टार्ट की है सर्जरी पे, और सर्जरी में, स्पेशल सर्जरी में वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन विद एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट एब्डोमेन को हमने डिफाइन किया व्हेन समवन इज सीरियसली इल एंड सिम्टम एंड साइन मेनली बिलोंग टू एब्डोमेन। याद रखिए बाज़ मेडिकल कॉजेज़ की वजह से भी स्वेयर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अच्छा सर्जन वही है जिसको पता हो कि ये मेडिकल एब्डोमेन है। अच्छा फिजिशियन वही है जिसको पता हो कि ये सर्जिकल एब्डोमेन है। अब याद रखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, एब्डोमेन तो बहुत बड़ा है, तो याद रखिए एब्डोमेन को हम विचुअली डिवाइड कर लेते हैं इनटू 9 क्वाड्रेंट्स, 2 वर्टिकल लाइन से, 2 हॉरिजेंटल लाइन से। वर्टिकल लाइंस मिड क्लेविकुलर पॉइंट से जाती हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक, और हॉरिजेंटल लाइन ऊपर वाली टिप ऑफ 9 कॉस्टल रिब टू द टिप ऑफ 9 कॉस्टल रिब ऑन अदर साइड, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑफ वन साइड टू एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑन अदर साइड। अब क्वेश्चन आपको ऐसे ही आने हैं, पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद पेन इन राइट इलिक फोसा, उसके अपने अलग डिफरेंशियल हैं। पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके अपने डिफरेंशियल हैं। और अगर आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हो कि जी पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद एपिगैस्ट्रिक पेन, तो बस ये 4-5 डिफरेंशियल हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। ऑब्वियसली बास मेडिकल कॉजेज़ तो हम अपने रेस्पेक्टिव यूनिट्स में पढ़ेंगे, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इतना पता हो कि इंफीरियर वॉल MI एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस वगैरह, गैस्ट्रिक अल्सर GIT में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हम बिल्कुल सर्जरी में पढ़ेंगे, और परफोरेटेड इसोफेगस जिसको बोरहीफ सिंड्रोम बोला जाता है, छोटा सा टॉपिक है, वहीं पे हमने सारी की सारी डिस्कशन जो है वो देख ली कि अमूमन ये यंग एज का प्रॉब्लम नहीं है परफोरेटेड इसोफेगस। ये ज़्यादातर कब होता है? ओल्ड एज में, जब आपकी विसरस में डीजनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं। अब इसोफेगस को परफोरेट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बार बार इंट्रा इसोफेजियल प्रेशर बढ़ाने की, और ये उन्हीं लोगों में होता है जिनमें बार बार क्या हो रही होती है? वॉमिटिंग। बस जैसे ही इसोफेगस रप्चर होगा, आपको पता है एक तो स्वेयर पेन होगा, दूसरा साथ आपके पास ब्लड आएगा वॉमिटस के तौर पे, जिसको हेमाटेमेसिस कहते हैं। पेशेंट ने शॉक में चला जाना है। और एक और ख़ास फाइंडिंग ये होती है कि आपको एयर की कलेक्शन मिलती है इन द स्किन ऑफ नेक और चेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस
एम्फाइसीमा सीटी करो, रेसिसिटेट करो और कॉल करो किसको, सर्जन को। अब आते हैं, देखते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट आपके पास जो है वो एरिया है, ठीक है। आपके पास व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ पेन इन राइट hypochondrium. Differentials of pain in right hypochondrium. This area. अब उन्होंने आपको क्वेश्चन ऐसे देना है कि जी a 40-year-old female has presented with pain in right hypochondrium. अब मेनली हम सब जानते हैं कि राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोला जाता है, यहाँ पर जिगर है, लिवर, इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, गॉल ब्लैडर। तो मेनली मसले मसाइल किसके हो सकते हैं, लिवर से रिलेटेड और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, ठीक है। गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम सर्जिकल हैं, लिवर के प्रॉब्लम ज़्यादातर मेडिकल हैं, ठीक है। पहले हम मेडिकल प्रॉब्लम्स को ही सोचेंगे और फिर बाद में सर्जिकल प्रॉब्लम्स को। तो अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और अप्रोच यही कहती है कि बीइंग अ सर्जन आपने पहले उस एरिया की मेडिकल कॉजेज़ को रूल आउट कर लेना है। जैसे एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आया तो एटलीस्ट ईसीजी करके एमआई को तो आप जो है वो रूल आउट कर लें, ठीक है। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात की जाए तो आपने याद रखना है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ऊपर से चेस्ट से बेजल एरिया ऑफ लंग भी आ रहा होता है। तो क्वेश्चन बाज़ स्टार्ट होता है कि जी पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, लेकिन साथ में वो आपको ये भी बता रहे होते हैं कि पेशेंट में जो है वो फीवर है, कफ है, स्पूटम है, क्योंकि बाज़ जब नमूनिया किस रीजन का हो, राइट लोअर पार्ट ऑफ लंग का, तो पेन कहाँ पर आ सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन्स जो हैं वो बाज़ बेजल नमूनिया की वजह से या लोअर पार्ट ऑफ लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन हो और साथ में फीवर हो, कफ हो, स्पूटम हो, तो आपने हमेशा किसको कंसीडर करना है, नमूनिया को, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ लंग्स भी चूँकि यहाँ पर आ रहे होते हैं। फिर जनाब आ जाता है लिवर। लिवर में आपके पास क्या है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपको पता है आगे से एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी। तो हेपेटाइटिस हमेशा पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लेकर आएगा, आपको पता है ये भी सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स। फिर हमारे पास लिवर में हो सकती हैं ढेर सारी लिवर एब्सेसेस। लिवर एब्सेसेस इनमें हमारे पास बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, पैरासिटिक जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका कराता है, जिसको अमीबिक लिवर एब्सेस बोला जाता है। इसके अलावा एक पैरासिटिक एब्सेस होती है कॉज्ड बाय अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। उस एब्सेस को हम नाम देते हैं एज हाइड्रेटेड सिस्ट। सो बैक्टीरियल और अमीबिक ये ज़्यादातर मेडिकली मैनेज हो जाती हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट एक पैरासाइट कराता है विच इज़ अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, उसमें अमूमन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो हम अपनी लिस्टें तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। फिर जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटेल में तो तब इन पे मज़ीद बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पूलिंग ऑफ ब्लड इन लिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हेपेटोमेगैली। पूलिंग ऑफ ब्लड इन लिवर या कंजस्टिव हेपेटोमेगैली आपने याद रखना है कि ये आपको मिलेगा विथ अ पर्सन हु इज हैविंग राइट हार्ट फेलियर, हु इज हैविंग राइट हार्ट फेलियर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिवर आपने याद रखना है, किसी भी इंसान में अगर 5 लीटर ब्लड है ना, तो 5 लीटर ब्लड में एट वन टाइम लिवर में 1.5 लीटर ब्लड होता है। कितना? 1.5 लीटर। एनाटमी का कंसेप्ट है, आगे चल के जब एनाटमी देखेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे भी कि 5 लीटर ब्लड में से एक वक्त में लिवर के अंदर 1.5 लीटर के करीब आपको ब्लड यहाँ पे मिल रहा होता है। सो लिवर का सारा ब्लड आपने याद रखना है हेपेटिक वेन के थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट हार्ट में आ रहा होता है। खुदा न खास्ता राइट हार्ट का पंप फेल हो जाए
तो पीछे पूलिंग ऑफ ब्लड इन लिवर लाजमी होती है। जब भी आप हार्ट फेलियर पढ़ोगे, जब भी हम राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स पढ़ते हैं, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर इन पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दैट इज ड्यू टू पूलिंग ऑफ ब्लड इन लिवर। ठीक है, सो राइट हार्ट फेलियर के अलावा एक फेमस सिंड्रोम है, ये हम अभी सिर्फ नाम लिख लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, डेट इज बर्ट-शेरी सिंड्रोम या बर्ट-कैरी सिंड्रोम। ठीक है, बर्ट-कैरी सिंड्रोम के मुतालिक अभी सिर्फ एक लाइन लिखिएगा, इट इज़ अक्लूजन ऑफ हेपेटिक वेन, इट इज़ अक्लूजन ऑफ हेपेटिक वेन। अभी आपने सुना कि भाई लिवर का सारा ब्लड हेपेटिक वेन के थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट हार्ट में आ रहा होता है। तो अगर राइट हार्ट फेलियर हो जाए तब भी पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी लिवर के अंदर। खुदा न खास्ता हेपेटिक वेन किसी भी वेसल के बंद होने की वजह अमूमन थ्रम्बस वगैरह होती है, तो खुदा न खास्ता अगर हेपेटिक वेन ब्लॉक हो जाए तब भी लिवर के अंदर ब्लड पूल कर जाता है। ये भी आपके पास मेडिकल कॉजेस ही हैं। तो याद रखिए, पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ जो है पहले सर्जिकल कॉजेस की तरफ नहीं चले जाना। अच्छे बच्चों की तरह पहले लंग्स, पहले लिवर के मसले मसाइल, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी एब्सेस, उसके अंदर कंजेशन वगैरह को सोचना है। या जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंटरेस्टिंग हैं। कोई हमारे पास 5 मिलते जुलते नाम हैं, ठीक है, जो सर्जिकल कॉजेस हैं पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। लिखिए, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन अभी तो सिर्फ ज़रा नामों से आशना हो जाएं। पहली टर्म है कोलीलिथियसिस, दूसरी टर्म है अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, तीसरी टर्म है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, चौथी टर्म है अक्यूट कोलेंजाइटिस, चौथी टर्म है कोलिडोको लिथियसिस, और पांचवी टर्म है अक्यूट कोलेंजाइटिस। सो ये मिलते जुलते नाम हैं। कोलीलिथियसिस CHOLELITHIASIS, फिर अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, कोलिडोकोलिथियसिस एंड कोलेंजाइटिस। ये सारे डिसऑर्डर गॉल ब्लैडर के